गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारे पास है हैदर अली एसोसिएट्स इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, अकाउंट बैलेंस एट जून 30 2012। ठीक है, जून 30 2012 पे क्या अकाउंट बैलेंस है आपको बताया गया। ठीक है, आपको बता दिया कि कैश इन हैंड कितना है, कंप्यूटर कितना है, कंप्यूटर की वर्ड जो कितने में कंप्यूटर है उसका कितनी टोटल अमाउंट बन रहा है, अकाउंट्स पेएबल, कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स पेएबल, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वगैरह इन सब चीज़ों का आ जाता है। अब बिल्डिंग का कितना है, नोट्स रिसीवेबल कितने हैं, सैलरी पेएबल कितने हैं, हैदर अली का कैपिटल कितना है। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, प्रॉपर्टी का जब कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो ना उसका टैक्स भी होता है अक्सर जो आपको पे करना पड़ता है, तो ये वो है प्रॉपर्टी टैक्स। ऑफिस फर्नीचर कितना है। ठीक है, अब करना क्या है हमें, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है विद द अकाउंट्स अरेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है ना, कि क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में आनी चाहिए, कौन सी डेबिट होनी चाहिए, कौन सी क्रेडिट होनी चाहिए, उस तरीके में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, और क्या करना है, हमें एक बैलेंस शीट बनानी है एक रिपोर्ट के फॉर्म में, कि आप सामने वाले को दो तो उसको समझ में आए कि किसी किस्म की रिपोर्ट है, रफ सा एस्टिमेट नहीं दिखाना है हमें। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये मैंने ट्रायल बैलेंस बना के रखा हुआ है इनका। अब ये इनका ऑर्डर है इसी तरह रहेगा, पहले आपने कैश इन हैंड बताना है, फिर कैश एट बैंक बताना है, फिर जो रिसीवेबल्स हैं वो आपने बताने हैं, फिर जो जैसे ऑफिस सप्लाईज है, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीज़ें जो है ना जो ऑफिस की काम की हैं आपने वो सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद आप अकाउंट्स पेएबल और दूसरी चीज़ों पे जाओगे। अच्छा, ये सारे जो रिसीवेबल्स हैं हमारे पास बैंक में जितना है और कैश जितना हैंड में, ये सारे डेबिट है। ठीक है, ये इसी अंदाज में लिखा आएगा, इसी वर्डिंग्स में लिखा आएगा और इसी तरह फिर आपने उसको डेबिट या क्रेडिट में डालना है। तो जितनी भी रिसीवेबल्स हैं ऑफिस सप्लाई होंगी वो डेबिट होंगी, याद रखो आप। कैश एट बैंक होगा वो भी डेबिट होगा, कैश इन हैंड होगा वो भी डेबिट ही कहलाएगा। जो पेएबल्स हैं वो हमारे क्रेडिट में चले जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट पेएबल देखो मैंने 14,300 का क्रेडिट में करा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे भी मैंने जितने भी पेएबल्स थे हमारे या हमारे कैपिटल था, कैपिटल हो या पेएबल हो वो क्रेडिट में ही जाने वाला है। इन दोनों का आप जब सम करोगे ना तो देखना दोनों बराबर ही आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो देखो आपने कोई वैल्यू मिस कर दी होगी। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना तो बहुत आसान है, ये तो इसी तरह बस सीधा साधा आपने बस लिखते जाना है कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है और टोटल कर देना और कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस करना है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या बोली थी, मैंने बोला था कि आप ना बैलेंस शीट भी तैयार करो। बैलेंस शीट कैसे होती है, उसमें आपने एसेट्स और इक्विटी ऐसी अलग अलग दो हेडिंग्स बनती हैं और वो आपने यहाँ पे डिटरमाइन करके बताना होता है। ठीक है, अब हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़, इक्विटी इन सबको तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। अब आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसेट कौन से थे और आपके पास वो कौन से किस्म का एसेट था, क्या वो करेंट एसेट था, क्या वो फिक्स एसेट था या किसी और किस्म का एसेट था, और इक्विटी में क्या क्या जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप एसेट्स में जाओगे और एसेट्स में लिख दोगे भाई जो आपके पास कैश है, इन हैंड है और बैंक है और अकाउंट्स जो रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाई, सारे आपके करंट एसेट कहलाएंगे क्योंकि इंस्टेंटली आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी अमाउंट है वो आप सारे एक साइड पे लिखो और दूसरी साइड पे आपने टोटल करके बता देना है कि भाई टोटल अमाउंट इतना इसका बन रहा है 63,400 तक। तो आप बोल दोगे टोटल करंट एसेट्स हमारे इतने बने। आपने इंडिविजुअली भी लिखी इनकी प्राइस और उसके बाद आपने एंड में इसको टोटल भी कर लिया। अब फिक्स एसेट्स आपके पास वो होंगे जैसे आपका कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर आपका फिक्स हुआ हुआ ऑफिस में, आपके ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस में, और जो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में आपका पूरा ऑफिस बना हुआ है, फिर आपका ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, ऑफिस सप्लाई छोटे मोटी चीज़ों को कहा जा रहा है, ऑफिस फर्नीचर बड़ी बड़ी चीज़ों को, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें। तो इनका अमाउंट टोटल क्या बन रहा है, इनका आप सारे अमाउंट लिखोगे, टोटल करो तो आपके टोटल फिक्स एसेट्स, यानी ये इंस्टेंटली आप ऐसे नहीं कर सकते कि निकालो निकालो इसको आपने बेच दिया हो या कुछ कर दिया, फिक्स्ड है। जैसे बिल्डिंग फिक्स्ड है आपके पास तो उसका टोटल एसेट्स बन रहा है 1,33,600 का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने जो करंट एसेट और फिक्स एसेट है उसका टोटल अमाउंट लिख दोगे जो कि वही बनेगा जो आपने पीछे अपने डेबिट की टोटल वैल्यूज़ करी है। ठीक है, याद रखो डेबिट में जो भी कुछ जा रहा है वो आपका एसेट है। ठीक है, डेबिट वाले पोर्शन में आपने जितनी वैल्यूज पुट करी है ना, इस तरह आप पहचानोगे कि बैलेंस शीट में आपने उसको एसेट के तौर पे दिखाना है। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि आपने करंट एसेट करना है, फिक्स एसेट करना है, तो आप बस एसेट की हेडिंग के नीचे भी डाल दोगे ना, तब भी काफ़ी हद तक सही होगी वो चीज़। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी में अभी बैलेंस शीट ही चल रही है। बैलेंस शीट में आपने इक्विटी भी बतानी है, इक्विटी में आपने लायबिलिटीज़ दिखानी है। ठीक है, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं यानी जो आपने अभी पे करना है, पेएबल है आपकी तरफ से, प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना है, सैलरी आपको पे करनी है, नोट्स पेएबल है आपके पास, अकाउंट्स पेएबल है, ये टोटल लायबिलिटीज़ हैं आपकी सारी की सारी। तो इनको भी आप टोटल अमाउंट करो और देखोगे भाई टोटल करंट लायबिलिटीज़
आपके पास 73,000 की बन रही है, ठीक है। अब प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप आपने इस तरीके में लिखना है कि आपने कैपिटल की हेडिंग के कैपिटल डालना है उसके अंदर कि उस कंपनी का कैपिटल क्या है। तो आप फिलहाल इसको प्रोप्राइटरशिप अज्यूम कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि किस किस्म की कंपनी है। अगर बताया गया होता है कि भाई ये प्रोप्राइटरशिप है, सोल ओनर है या कौन सी चीज़ है, तो आप यहाँ पे लिख देते वो चीज़। फिलहाल यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप लिख दो, वरना सिर्फ आप कैपिटल की हेडिंग डालो, वो भी आप करके लिख सकते हो, ठीक है। अब अली हैदर का कैपिटल क्या था, 1,24,000, ठीक है। अब आपने देखो इन दोनों को भी टोटल करोगे तो आपके पास वही अमाउंट बन रहा है 1,97,000। दोनों चीज़ें आपकी बराबर आ गई, यानी जो आपके क्रेडिट साइड पे थे अमाउंट वो आ गया यहाँ पे, और जो डेबिट साइड पे था वो वहाँ पे एसेट्स में चला गया, ठीक है। इस तरह आपकी बैलेंस शीट सिंपल सी तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैंने और भी ये वाला मैंने एक 10 ईयर से क्वेश्चन लिया, आई थिंक ये 2016 का है या कुछ। खैर इसके अंदर ये वाला सवाल कंपलसरी है, उन्होंने बताया हुआ है पेपर में कि भाई इनमें से ये सवाल तो आपने करना है, कंपलसरी सवाल है इस सेक्शन के। अच्छा, अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेसेस बताना है। अब December 31, 2015 में ये बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं रेहान एंड को, ये कोई कंपनी है रेहान एंड को नाम की, उससे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। डेबिट बैलेंसेस बताए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस बताए हैं, ठीक है। ये पूरे आपको बता दिए गए हैं भाई डेबिट में कौन कौन से बैलेंस थे और क्रेडिट के कौन कौन से बैलेंस थे, ये आपको अलग-अलग करके बता दिया आपको, फिर आगे जाके मुश्किल ना हो कि क्या डेबिट करना था और क्या क्रेडिट करना था। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, और भी अमाउंट है कुछ जो आपने नहीं बताए गए कि वो डेबिट करे गए हैं या क्रेडिट करे गए हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, अर्न कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको बाय दिस टर्म पता होगा कि कौन सा क्रेडिट होना है कौन सा डेबिट होना है। खैर अब आपके पास सवाल क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मैंने तीनों बना के दिखा दिया आपको, लेकिन इनमें से कोई सी भी आपको ने ना दो करने हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज बहुत आसान है, आप चाहो तो सिर्फ क्लोजिंग एंट्री करो और इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में से कुछ कर लो, वरना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कर लो। जो आपको इन दोनों में से ईजी लग रहा हो, समझ में ज़्यादा आसान से आ रहा हो, वो आप करो। जो आपके पास कंपलसरी सवाल आते हैं वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करो। आप ये नहीं करना है कि ये तो मुझे नहीं आ रहा तो मैं चॉइस में छोड़ दूँ। कंपलसरी नहीं करते हो तो बाज़ वक़्त आपको फेल भी कर दिया जाता है, वरना आपके मार्क्स तो एक्स्ट्रा डिड्यूस कर दिए जाते हैं, कंपलसरी सवाल इसने अटैम्प्ट नहीं किया। इन तीनों में से अगर एक भी आ रहा है ना बनाने को आपको, तो आप ज़रूर बनाओ, वरना थोड़ा बहुत टेबल ही बना के छोड़ दो कि आपने अटैम्प्ट तो किया है ना उस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको वो दिखा दिया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनना है। इनकम स्टेटमेंट आपको रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की हेडिंग में बनाया है हमने, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है, यानी जो आपने अर्न किया तो वो क्या हो गया, वो रेवेन्यू के तौर पर अकाउंट होगा ना। अब ये सेल्स का क्यों बनाया, क्योंकि इसमें सारी सेल्स की ही बात हो रही है कि भाई ये चीज़ें खरीदनी है, ये चीज़ डालनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो आपने सेल्स की हेडिंग से बना दिया इसको। अब सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न आपको बताया गया है कितना का है, 75,000, ठीक है। आई एम सॉरी, सेल्स जो है टोटल हमारे पास वो थी 75,000 की, लेकिन सेल्स रिटर्न कर दी गई, यानी वो आइटम से रिटर्न हो गए। यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, रिटर्न करा हुआ है, तो देखो ब्रैकेट में करके आपने बता दिया कि भाई इतना रिटर्न कर दिया गया। आप इसे क्वेश्चन से देख लोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या क्या अमाउंट रिटर्न है, क्या क्या अमाउंट क्लियर हुआ है। अब नेट सेल्स फॉर द ईयर, यानी उस पूरे साल कितनी सेल्स हुई है टोटल, आप वो बता दोगे 70,000 की हुई है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी आपने लेस कर देना है, कितना हो जाएगा वो 15,000। आपने देखो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट साइड बनी हुई है, लेकिन हमने बाकायदा बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अज्यूम कर लोगे वो साइड क्रेडिट की चली गई, वो साइड आपकी डेबिट की चली गई, ठीक है ना। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 15,000 का था, आपने यहाँ लिख दिया है। अब क्या है, ओपन इन्वेंटरी, जैसे हमने पढ़ा था ओपन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी था, ये था, तो वही चीज़ है। तो इसमें आपने बताया भाई 32 है। फिर परचेजेज हैं वो भी इसके अंदर ऐड होंगे, टोटल करके आपके पास 42,000 बन जाएंगे। लेकिन डिलीवर जो कर गए गए परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इन डिलीवर्ड परचेजेस थे 10,000 के। फिर आपके पास नेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है ना 20,000, ये 42,000 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। 20,000 किस चीज़ का है, परचेज रिटर्न, यानी जो वापसी कर दी गई उसके तो अमाउंट आपने कैंसिल करना है ना, उसका अमाउंट माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके पास इसको माइनस करने के बाद कितना बचा, 40,000 को आप 15,000 में ऐड कर दोगे। अब ऐड करने के बाद आपके पास 55,000 आ जाएगा, जो क्या होगा, नेट परचेजेस आपकी टोटल जो परचेजेस थी ना पूरी की पूरी, जो आपने रिटर्न करनी, जो आपने यूज़ करनी है, उन सब के बाद क्या नेट परचेजेस थी आपकी 40,000 की थी वो। मोड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, जो सर्विसेज आपके पास अवेलेबल, मोड का मतलब सर्विसेज, ठीक है। जो आपके पास सर्विस अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, वो कितनी की वर्थ थी, वो आपने बता दी कि भाई ये तो 55,000 की हो गई, ठीक है। अब 55,000 की हो गई। अब मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्लोजिंग, अब इन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्लोजिंग जब करते हो तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा भाई टोटल अमाउंट क्या है। सब्ट्रैक्शन में आपने 5,000 से सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 50,000, जो कि आपने अगेन इस साइड से आप माइनस ही करोगे। जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी का टोटल बना वो था 50,000 बना,
और आपने फिर उसको जो क्रेडिट वाली साइड है उससे 50,000 माइनस कर दोगे। 70,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद आपके पास 20 बचा, जो कि एक्चुअल आपका क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब ये जो 50,000 माइनस करा हमने किसका करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास टोटल 50,000 हो गए ना, जब हमने इन्वेंटरी उसमें से माइनस कर दी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी हमारी 5,000 की, ठीक है। अब हमने करा ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसकी अलग हेडिंग बन गई ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कैसे बनना है ये। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बन गया 20,000 का। अब आपने क्या करना है, लेस करोगे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो आप बिजनेस चला रहे हो उसको ऑपरेट करने के जो भी कोई एक्सपेंस आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। अब वो क्या है, आप उसमें बोलोगे ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस कितने थे, 4,000, उसमें से आप 2,000 माइनस करो, क्योंकि देखो सवाल में यहाँ पे बताया गया है, कहाँ गया है यहाँ पे 2,000 है जो यूज्ड है, और यहाँ ऊपर कहीं हमें कैपिट बताया गया है, ऑफिस कहाँ गया, ऑफिस सप्लाइज 4,000, ठीक है। डेबिट करा हुआ है उसके अंदर 4,000 का ऑफिस सप्लाइज को, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया ऑफिस सप्लाइज यूज्ड 2,000 के, ठीक है। तो इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे हमने वही चीज़ करी हुई है, ठीक है। ऑफिस सप्लाइज का हमने 4,000 माइनस 2,000 करा हुआ है, जो कि आप बोल दोगे भाई 2,000 तो टोटल हो गया। अब डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस 3,000 के, आपने 3,000 ही लिखे हुए। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, अच्छा एक जगह आपको 5,000 बताया गया होगा, दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी 2,000 बताया, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके ही लिखोगे यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे 3,000 बन गया। नेक्स्ट आपके पास सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस में हमें 10,000 बने हुए, हाँ ये 10,000 है टोटल। रेंट एक्सपेंसेस 20,000, इन सब का सम करो और फिर आप ये जो 20,000 था इससे आपने इसको सब्ट्रैक्शन में लाना है, ठीक है। अब इसको आपने लिख दिया कि 38,000 का, भाई ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या हुआ, अब 38 को आप 20,000 से माइनस करोगे तो आपके पास तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी ना, ये ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि माइनस करना है, लेकिन इसका मतलब साथ साथ ये भी कि इसके ऊपर माइनस साइन अप्लाई हो रहा है। 38,000 आप 20,000 में माइनस करो तो माइनस 18,000 आपके पास आंसर आ रहा है, यानी आप तो नेगेटिव में चले गए, यानी नुकसान उठाने लगे इसमें तो, ठीक है। तो नुकसान होने लगा बेसिकली आपको इससे। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 38,000 आपने बता दिए हैं। अब ऑपरेशनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आपने टैक्स अभी पे किया नहीं है, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी कोई इनकम आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मिल रही है वो सारी चीज़ें आपने टोटल यहाँ पे बता रहे हो, जो वो है 18,000 की, वो भी आपने सब्ट्रैक्ट ही करोगे इससे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपने ऐड कर दोगे, आपके पास जो टोटल अमाउंट बनेगा आप फिर रख दोगे, ठीक है। अब ऐड क्या करना है, अदर इनकम, यानी दूसरी और इनकम आपको अलग अलग तरीके से मिलती है, जैसे कमीशन की है, या पे आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी उसकी। कमीशन के लिए आपने इनकम 20,000 है, लेकिन आपने माइनस करनी है 1,000 उसमें से, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बताया कि 1,000 भी है, तो 90,000 वो हो गई। अब क्या हो गया, अब देखो ऊपर कह रहा है -18 और यहाँ पे आपको 90,000 वैल्यू मिल गई है, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास पॉजिटिव 1,000 आ जाएगा, यानी नेट इनकम प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी उस साल में सिर्फ और सिर्फ उसको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और कुछ नहीं। नेट इनकम या टोटल प्रॉफिट जो हुआ है इसको 1,000 का हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा आप देख लो, देखने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट और इसके बाद आपको पता चलेगा ये बिजनेस तो सिर्फ 1,000 रुपये का प्रॉफिट उठा रहा है उस साल में, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या है, बैलेंस शीट। सेकेंडली हमारे पास बैलेंस शीट है। अच्छा यहाँ पे साइड बाय साइड कॉलम बना हुआ है एसेट और इक्विटीज़ का, ज़रूरी नहीं आप साइड बाय साइड बनाओ, ऊपर नीचे अलग अलग इसके टेबल्स भी निकाल सकते हो। इसमें देन अगेन आपके पास वही चीज़ आ गई कि कैश है, करंट एसेट्स आपके पास कैश, रिसीवेबल्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, ऑफिस सप्लाइज एंड एक्सपेंडिचर्स, टोटल करंट एसेट्स, ये आपके पास टोटल बन गए, ठीक है। आपने वही पिछली वाली साइड से देखो कि भाई कौन कौन सी चीज़ डेबिट थी, वही आपका यहाँ पे एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स आपके पास मशीन्स वगैरह हैं या बिल्डिंग्स हैं, या वो ऐसी कोई चीज़ मशीन की गई है तो ये आ गई। अब लेस क्या करना है, फॉर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन किसी भी चीज़ का जो हुआ है वो आपने ऐड कर देना है। इसमें हमने 3,000 कर दिया था इसमें, लेकिन आप देखो वहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा बताया हुआ है, तो आपने टोटल करके 3,000 प्लस 2,000 5,000 हो गया। ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दो 40,000 जो मशीन का आपने खर्चा बताया था कि 40,000 की है वो, उसके बाद आप बताओगे कि भाई ये टोटल फिक्स है। अब डिप्रिशिएशन क्या, डिप्रिशिएशन हम पहली वीडियो में भी कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में। उसमें क्या हो रहा था कि भाई 10 साल बाद अगर डिप्रिशिएट हो जा रही है तो इतनी वैल्यू की गिरती चली जा रही है ना। तो उसी तरीके से आपको बताया कि भाई उसके बाद 2,000 है, इसके बाद 3,000 है, तो उसको टोटल करके आप बस सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट। इसमें आपने कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप टोटल अमाउंट उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। 35,000 और 71,000 दोनों को ऐड करोगे तो बोलोगे टोटल आपके पास एसेट्स होने चाहिए 1,60,000, ठीक है। इतने सारे आपके बन गए, ठीक है। 1,06,000 आपका टोटल बन रहा है करंट
करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों को कंबाइन करके टोटल एसेट्स का कॉलम। अब इक्विटीज़ का देखो, इक्विटीज़ का भी टोटल यही बनना चाहिए। अब करंट लायबिलिटीज़ आप बता रहे हो, उसके अंदर जो पेएबल्स हैं आपके, ये अर्नड कमीशंस वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आपने टोटल कर लिया। यहाँ पे आप ओनरशिप इक्विटी बता दी है इसमें। अब आप देखो वहाँ पे मैंने क्या करा था, प्रोप्राइटरशिप, आप यहाँ पे मैंने ओनरशिप इक्विटी लिख दी है, ठीक है। आप दो इक्विटीशिप ओनरशिप इक्विटी लिख सकते हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप लिख रहे हो वो भी सही है, लेकिन ओनरशिप इक्विटी लिख लो अगर वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, किस किस्म की वो कंपनी है। अब जैसे एंड को लिखा हुआ है ना, तो इसमें आप ओनरशिप इक्विटी ही लिख के बता देना। अब कैपिटल इसमें 50,000 का है, ड्राइंग्स यानी जो अमाउंट से ड्रॉ कर लिया 4,000 वो तो आप निकाल दोगे। नेट प्रॉफिट आपका कितना हो रहा था 1,000 का, तो आप 1,000 भी इसमें ऐड कर दो, 1,000 इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास 47,000 बन गया। 47 और 59,000 दोनों को ऐड करो तो आपके पास वही 1,06,000 बन रहा है। दोनों साइड बराबर हो गए हैं तो चलो सही है। अगर बराबर नहीं होती इसका मतलब आपने कुछ मिस कर दिया है या अमाउंट आगे पीछे हो गया है टोटल में, ठीक है। इसमें भी ऐसी किया, जो डेबिट है वो एसेट्स में चला गया, जो क्रेडिट है वो इक्विटीज यानी लायबिलिटीज वाली साइड पे चला गई है। अब चलें इसमें तीसरा वाला पॉइंट जो था इसका क्या कह रहा था, वो क्लोजिंग एंट्रीज आपने बनानी है। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, वही आपने करना है कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स का कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ डेट के मैंने कॉलम रखा, डेट का कॉलम रखा हुआ तो है लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई डेट नहीं है, आप यहाँ पे नंबर लिख दो 1 2 3 करके, ऐसे भी पॉइंट्स आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। हमारे पास सेल्स हैं, उसकी क्लोजिंग, परचेज रिटर्न, कमीशन इनकम, वो एक साइड पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस और रेवेन्यू की समरी बता रहा है किसी किस्म की, ठीक है ना, कि एक्सपेंस क्या क्या थे और रेवेन्यू यानी क्या क्या मिला, उनको आप एक ही पोर्शन में करके बता रहे हो। जो डेबिट वाले पोर्शन थे डेबिट में करना है और फिर आखिर में उसको आपने क्रेडिट कर देना है, कितना अमाउंट क्रेडिट हो गया, ताकि आपकी क्लोजिंग एंट्रीज थोड़ी सी फिक्स हो जाए। अच्छा, एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ की समरी आपने दोबारा करो, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, ओपनिंग का इन्वेंटरी क्या थी, परचेजेस क्या थे, रिटर्न क्या थे, ट्रांसपोर्ट क्या थे, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये जितनी चीज़ें जिस कॉलम में लिखी ना वो ऐसी ही बंच में ही लिखी जाएंगी, कोई भी सवाल हो जाए उसके अंदर, ठीक है। अब इसका क्या है, टू क्लोज ऑल द एक्सपेंसिव बेस्ड आइटम, ठीक है। एक्सपेंसिस बेस्ड आइटम यानी सारे जिसके भी एक्सपेंस हुए हैं ना जिन चीज़ों के, वो सारे आइटम्स को आप क्लोज ऑफ कर रहे हो उसके अंदर। उस ऊपर वाले में क्या था, आपने रेवेन्यू बेस्ड आइटम लेने थे, इसमें क्या थे आपने, इसमें सारे एक्सपेंस बेस्ड, ठीक है। तो टोटल आपका क्या हुआ था वहाँ पे क्रेडिट, वही आपने अमाउंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से 1 नहीं लाया है यहाँ पे, लेकिन टोटल ऐसे ही हुआ अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपके क्लोजिंग वाले अमाउंट है वो सारे के सारे क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। फिर अब आप बता दो कि भाई ये सारे क्रेडिट अमाउंट है, आपने यहाँ पे एंड करके बता दी, ये टोटल बन रहा है। अब एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है, रिलायंस कैपिटल की जो एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी है आपने वो बतानी है। वो क्या थी 1,000 क्योंकि 1,000 प्रॉफिट हुआ था ना उसको नेट, वही आपने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों में कर दिए। रिलायंस कैपिटल उसको इतना ही मिला। अब रिलायंस कैपिटल क्या था 4,000 आपने लिखा है, ड्राइंग क्या थी 4,000 क्रेडिट और डेबिट कर दिया ताकि ड्राइंग अकाउंट थोड़ा इवन आउट हो जाए। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।